जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फिर से अपने सेशन को शुरू करते हैं और आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट बेटा 2 के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। किसके करने वाले हैं? शिफ्ट 2 के। शिफ्ट 1 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, जो 91 तक हम प्लेटफॉर्म की बुक के 91 तक के क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। तो 92 से आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा 92 से आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। तो पीडीएफ का आपको लिंक मिल ही जाएगा। फिर भी कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि भाई पीडीएफ का लिंक नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो आज मैं फिर एक बार देख लूँगा, ठीक है। आपका पीडीएफ का लिंक खुल क्यों नहीं रहा? क्लियर है? नहीं है भाई, ठीक है। बाकी बेटा पीडीएफ का लिंक है जो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको समझ में आया ना, ठीक है। और अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो मैं एक बार फिर आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, या फिर भाई मैं आपको ऐसा करूंगा कि फ़ोटो खींच के फ़ोटो ही भेज दो फिर मैं। क्लियर है? नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो पीडीएफ का लिंक नहीं मिल पा रहा है तो भाई सही है, या फिर आप बेटा प्लेटफॉर्म की बुक ले ही आओ। क्लियर है ना। नहीं, बाकी मैं आज फिर देखता हूँ एक बार कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ का लिंक खुल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर देखते हैं और फिर आप कमेंट्स करके बोलना कि आज पीडीएफ का लिंक खुला है नहीं रहा, ठीक है भाई। मैं आज वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर आपको पीडीएफ का लिंक, हर प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन बेटा आप देख लेना, जो वीडियो आप चलाते हो उसके जस्ट नीचे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हमारा वीडियो यहाँ तक चल रहा है भाई फ़ोन में, ठीक है ना। बोलो, तो यहाँ पे वीडियो के जस्ट नीचे एक ऐसा एरो का साइन मिलेगा, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं खुलता है तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताना आप कि खुला क्यों नहीं, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ भाई क्या कारण है कि वो पीडीएफ का लिंक खुला क्यों नहीं है। क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ, तो फिर भी मैं क्वेश्चन बेटा बोल ही रहा हूँ साथ साथ, समझ में आया नहीं आया? तो थोड़ा आप क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप एक बार वहाँ पे भी समझ ली इस चीज़ को, है ना। ठीक है भाई, शुरुआत करते बेटा ना। आज हम 92 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे बेटा। 91 तक हो चुके, तो जो हमारा शिफ्ट 2 है वो 92 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, सही है। और हम पेपर कर रहे हैं 1/10/2018 का, डेट आपको लिखी रही है सामने, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है 92। 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। 7 समूह, अरे क्वेश्चन है 7 छात्रों के एक समूह ने क्या दी बेटा? परीक्षा दी, ठीक है भाई। परीक्षा के बाद एक छात्र और समूह में शामिल हो गया, तो नए छात्रों के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। तो प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए? कितने अधिक अंक प्राप्त किए? देखो बेटा क्वेश्चन समझाता हूं, अगर यहां समझ में नहीं है, यहां देखो आपसे क्या कह रहा है बेटा। 7 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 7 भाई, 7 छात्र हैं, ठीक है। 7 छात्रों का जो एवरेज है वो हमें नहीं पता क्या है एवरेज, हमने मान लिया बेटा x है। कितना है? x। समझ में आया ना। सवाल में कुछ नहीं है, वैसे ही मुझानी कर लोगे, पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज भी समझा देता हूँ जिससे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और हमारे यहाँ पे भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो वो भी समझ में आ जाएगा भी क्वेश्चन है क्या। तो बेटा 7 छात्रों का एवरेज हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है। अब कह रहा है कि इस समूह में एक छात्र शामिल हो गया। अब एक छात्र शामिल हो गया तो बेटा छात्र हो गए 8, सही है नहीं है। तो नया छात्र आ गया तो 8 छात्र हो गए, और जैसे वो नया छात्र आया है तो एवरेज में बेटा 2 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई? 2 की। समझ में आया नहीं आया? पहले एवरेज x है, फिर x + 2 हो गया। एवरेज मतलब समझ रहे हो? एवरेज मतलब बेटा सबको बराबर बराबर देना या बराबर बराबर लेना। समझ में आया नहीं आया? वो हमारा एवरेज होता है। तो अब आप बता दीजिए, 7 छात्रों का एवरेज x है और एक छात्र और शामिल कर लिया तो छात्र हो गए 8। 8 का एवरेज x + 2 होगा नहीं होगा? बोलो, 2 बढ़ गया एवरेज, वो खुद कह रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि जो 7 छात्रों का एवरेज है और ये 8 छात्रों का एवरेज है, तो ये एवरेज जब 2 ज्यादा है ये वाला, तो बताओ ये जो 8वां छात्र जो आपका आया है, 8वां छात्र जो आया है आपका, वो क्या कह रहा है कि प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। यानी जो 8वें छात्र ने इनसे कितना ज्यादा अंक लेके आया 7 छात्रों से। जो 7 छात्र, प्रत्येक जो 7 छात्र हैं उनसे कितना ज्यादा नंबर लेके आया 8वां छात्र। भाई 8वां छात्र ज्यादा नंबर लेके आया है तभी तो एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है, नहीं आया। 8वें छात्र के अंक अधिक हैं और अधिक अंकों के छात्र को जब तुमने 7 छात्रों में मिला है तो एवरेज 2 बढ़ा है। तो एवरेज 2 बढ़ा इसीलिए क्योंकि 8वां जो छात्र तुम्हारा नया आया है उसने 7 छात्रों से अंक ज्यादा लेके आया है और आपको यही बताना है कि वो कितना ज्यादा अंक लेके आया है। तो आप एक चीज बताओ ना, मैंने आपसे क्या कहा
कि एवरेज में 2 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एवरेज में 2 की वृद्धि का मतलब आप समझ नहीं रहे क्या कि भाई वो तुम्हें पता है जैसे 8 छात्र हो गए तो सब में 2 2 2 2 देगा, खुद को भी 2 देगा और बाकी 7 छात्र उनको भी 2 देगा। नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया ना? एवरेज का मतलब आप मोटा सा दिमाग बिल्कुल गंवार तरीके से समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सबको बराबर बराबर दे दो या फिर सबसे बराबर बराबर ले लो। अगर कमी हो रही है तो सबसे लिया है और अगर वृद्धि हो रही है सबको दिया है। यही चीज है क्या? बताइए भैया आप एक बार। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं जब 8 छात्र हैं और एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है तो 8 के 8 में 2 2 की वृद्धि नहीं हुई है क्या? सही है ना? तो तुम बताओ ना, जब एक छात्र को 2 दे रहा है तो 8 छात्रों को कितना देगा? 8 छात्रों को बेटा 16 देगा, 16 अंक। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो प्रत्येक को 16 में से प्रत्येक को 2 2 2 2 दिया ही नहीं दिया। यानी जो 8वां छात्र है, 8वां छात्र है जो अधिक अंक लेके आया है, अधिक अंक, वो कितने अधिक अंक लेके आया है? 16 अधिक अंक लेके आया। यही आंसर है। नहीं आया समझ में? भाई बताओ, एवरेज में 2 की वृद्धि की है यानी कि 2 की एवरेज मतलब पूरे सबको 2 2 दिए उसने ज्यादा। अब 2 2 ज्यादा दिए तो 8वें नहीं दिए, तो 8 छात्रों में 2 2 2 की वृद्धि की है तो 8 दूनी 16, तो यानी 16 अंक ज्यादा लेके आया है। औसत एवरेज तो लेके आया ही है, 8वां छात्र औसत तो लेके आया ही है, लेकिन 2 ज्यादा लेके आ रहा है तो सबको 2 2 उसने खुद ने अपने अंकों में से दिया था, तो यानी 16 अंक वो ज्यादा लेके आया था, जिससे 2 2 2 2 खुद की तरफ से उसने बांट दिए सबको। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो मेरे बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो। ठीक है, तो 16 इसका आंसर है। 16 अधिक अंक लेके आया है वो 8वां छात्र है जो। और अगर तुम इसे तरीके से करते हो तो आप बताओ, यहाँ पे करोगे भाई 7 है, ये x है। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो तुम यहाँ पे क्या करोगे भाई, योग कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और योग होता है औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो 7 का योग कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। 8 का योग कितना हो जाएगा? x + 2 को 8 से गुणा करेंगे, 8x + 16 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो 8 के योग में 7 का योग घटाएंगे तो क्या आएगा? मैं आप ये कह रहा हूँ बेटा, अगर तुम ऐसे नहीं करना चाहते, तुम्हारे समझ में नहीं आए, बेसिक क्वेश्चन है, सवाल पढ़ते वहीं पे आंसर दे देते। समझ में आया ना? तो एक नया छात्र आने की वजह से 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, तो 8 छात्रों में 2 2 की वृद्धि होगी, तो 8 दूनी 16, 16 ज्यादा नंबर लेके आओगे तभी 2 2 दे पाओगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? हाँ, तो यहां पे मैं यही कह रहा हूं, या फिर आप इसे ऐसे करते कि 7 का एवरेज अगर आपने x माना है तो बेटा योग हो जाएगा। योग होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो औसत कितना है बताओ? x, और संख्या कितनी है? 2, तो यानी योग हो गया 2x, 7 छात्रों का योग। ऐसे 8 छात्रों का योग, 2 की वृद्धि तो x + 2 हो गया, तो 8 का योग होगा औसत गुणा संख्या, तो बोलो 8x है ना, और 8 दूनी 16, 16। ठीक है, तो अब तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा था कि इनमें डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, कितना नंबर ज्यादा लेके आया है। तो 8 छात्रों में से अगर मैं 7 छात्र घटा दूं तो बोलो डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? तो बेटा डिफरेंस वो 16 का ही तो आएगा, नहीं आएगा? बोलो सही है ना? जो तुम्हारा इसमें से 8 छात्रों में से 7 छात्र घटाओगे तो 8वां छात्र कितने नंबर लेके आए वो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? भाई 8 इसमें से इसको घटाओगे तो तुम बताओ, इस 8 छात्रों में से मैं 7 छात्र घटा दूं तो एक छात्र बचेगा नहीं बचेगा? और वो एक छात्र नया वाला ही तो होगा, नया वाला छात्र, तो उसका योग आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना उसका योग। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? ठीक है ना? तो उसका योग आ जाएगा। तो आपको देखना क्या था, आपको उसका योग तो निकालना नहीं, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कितने नंबर अधिक लेके आए। तो आप बताओ यहाँ पे कितने नंबर अधिक लेके आएंगे? 16 नंबर अधिक लेके आएंगे, यहीं से पता लग जाएगा। आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बेसिक तरीके से मोटा मोटा समझ सकते हो कि एवरेज मतलब क्या होता है, सबको बराबर देना बराबर लेना। अगर मैं दे रहा हूं ले रहा हूं तो सही है ना? तो बताओ 2 की वृद्धि होने का मतलब है उसने सबको 2 2 दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, 2 2 एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा दिया है। तो छात्र कितने? 8, तो 8 दूनी 16 हमारा आंसर है। बेटा कोई दिक्कत हो तो बोलना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना? हाँ, आज का सेशन छोड़ के मत जाना भाई, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको मैं कराने वाला हूँ। क्लियर है ना? ठीक है भाई। हाँ, तो वीडियो की स्किप ना कर बेटा, है ना? क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 93 क्वेश्चन, 93। ये कह रहा है 1 - 1/10, 1 - 1/11, ठीक है, 1 - 1/12, ऐसे ही बेटा ना, ठीक है, 1 - 1/12, फिर माइनस लगा हुआ है 1 - 1/99, और फिर 1 - 1/100, ये है बराबर है क्वेश्चन मार्क।
ये क्वेश्चन है भाई। अब आप एक बात बताओ, 1 में से 1 गया 0, 0 में 10 का भाग दोगे 0 आएगा, बोला आएगा नहीं आएगा? इन्फिनिटी मत कर देना। इसमें ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन देखो बेटा क्या है, 0, ध्यान रखना जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है इन्फिनिटी अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, नहीं है। और ऑप्शन डी क्या है, 2 है। ऑप्शन डी क्या है बेटा, 2 है। समझ में आया ना? तो आप एक बात ध्यान रखना, कभी ये ना कर दे कि 0 1 में 1 का 1 में से 1 घटाया क्या है, 0 आया, 0 में 10 का भाग दो अनंत कर दो, कभी है भाई क्या है बेटा, 0 आएगा। 10 में 0 में किसी भी संख्या का भाग देते क्या आता है, 0 आता है। तो बताओ ये 0 हो गया, 0 को मैं किसी भी संख्या से गुणा करूँ 0 हो जाएगा। या फिर तुम देख लो 1 में से 1 गया 0, सब में 0 आएगा, कुल मिला के ये पद 0 हो गया। ऐसे 1 में से 1 गया 0, 0 में 99 के बाद 0 हो गया, 0 को इससे गुणा करूंगा 0 ही आएगा, और 0 में से 0 घटाऊंगा क्या आएगा, 0 आएगा। कुल मिला के आंसर ये हो जाएगा। ये कोई सवाल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। खैर बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 0 समझ के इन्फिनिटी ना लगा दें, सही है नहीं है ना? इन्फिनिटी तो तब आता बेटा जब 0 नीचे बढ़ता, संख्या ऊपर बढ़ती। किसी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0, ठीक है। लेकिन किसी संख्या में यदि 0 का भाग दिया जाए तो क्या आएगा बेटा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत, ठीक है ना, अपरिभाषित आएगा। फिर आ जाता है अपरिभाषित, यानी 1 माइनस 1 नीचे होता और जो संख्याएं वो कहाँ होती, ऊपर होती, तो हम इन्फिनिटी कह देते। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 94, पहली बार नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पहले भी आ चुके हैं। और अब देखो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको, देखो अगर तुम इस सवाल को वैसे देखते हो तो बुक में वो भैया है ना बहुत अच्छा तरीके से करा रखा है, देख लेना आप, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कैसे करोगे आप, मैं बहुत सीधे और स्वीट तरीके से बताता हूँ आपको। क्लियर है ना? देखो बेटा मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, मिलेना और मासूका एक साथ काम करते हुए। देखो बेटा मिलेना है, मिलेना, ठीक है, और एक क्या है, मासूका, ठीक है, क्या है, मासूका। हाँ भाई ठीक है, ये है, ठीक है। 2 है यहाँ पे, 2 कैंडिडेट हैं, एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 9 दिन में। भाई तुम बताओ ये पूरे कंप्लीट काम को दोनों के दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर देते हैं, 9 दिन में। ये चीज समझ में आ गई क्या? कितने दिन पूरा कर देते हैं भाई, 9 दिन में काम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, 9 दिन में कर देते हैं। आगे देख लो, कह रहा है मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा होने पर काम छोड़ देती है। भाई देखो मासूका ने अकेले काम करना शुरू किया और 2/5 भाग को पूरा कर दिया। लेकिन अब ये तो देख लो, अब 2/5 भाग आपके पास है ही नहीं आया समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, 2/5 भाग जो दे रखा है वो है क्या आपके पास, वो नहीं है, सही है ना भाई। 2/5 भाग काम को पूरा करती है, तो लेकिन काम है कितना वो तो हमें पता ही नहीं है कि काम टोटल है कितना, सही है ना। तो पहले मैं यही काम करता हूं, बाद में सवाल को पढ़ेंगे कि 2/5 भाग पूरा कर लेगी, ठीक है मेरे समझ में आ गया। लेकिन वो काम कितना है जिसका 2/5 में निकालने वाला हूं, तो बेटा उस काम को आपको मानना है, खुद को समझ में आया ना। मानना ऐसे आपके मन में है वो मानना, लेकिन मानना ऐसे है कि जो कैलकुलेशन हमारे आसान रहे, पॉइंट में कैलकुलेशन ना आए। समझ में आया नहीं आया? तो देखो आप एक काम करो, 9 का गुणज देख लो बेटा, 9 का गुणज, सही है। और देख लेना एक बात यहाँ पे, ये देख लो 2/5 भाग कह रहा है, यानी उसमें जो 9 का गुणज जो हम लेंगे उसमें 5 का भाग भी चला जाना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, वो कैलकुलेशन आप देख लेना। तो अब तो 9 और 5 का एलसीएम ले लो, बस सीधी सी बात है, 9 पंजे 45 हो गया, सही है। 45 मानो, 90 मानो, समझ में आया ना, जो आपके मन में है वो मानो, ठीक है। तो मैं बेटा 45 मान लेता हूँ, क्या कि भाई टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ठीक है। मैंने 9 का गुणज मान लिया बेटा, गुणज, ठीक है। 9 का गुणज है तो मैं मान लेता हूं टोटल वर्क बेटा 45 है, 45 है। कितना है, 45। ये समझ में आया नहीं आया भाई बताओ, सही है ना। अब आप मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पे क्या बता दो, मुझे ये बता दो कि दोनों के दोनों 9 दिन में इस काम को खत्म कर देते, 45 वाले काम को, 45 काम को, सही है नहीं है, सही है ना। तो मुझे एक चीज बता दो कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन का काम बता दो, एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन का काम, सही है ना। तो बोलो 9 पंजे 45, तो बोलो एक दिन में 5 काम नहीं करेंगे क्या भाई, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? ये दोनों के दोनों एक दिन में 5 काम नहीं करेंगे क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे समझ में आएगा एक दिन 5 काम। लेकिन आपको पता है दोनों ने, भैया ने, दोनों बहनों ने शुरुआत ही नहीं की काम की। काम करने कौन आई है पहले, मासूका आई है, बोला आइए नहीं आइए। अब सवाल पढ़ लो, चाहे मासूका अकेले काम करना शुरू करती है और काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर काम छोड़ देती है, ठीक है ना। कौन है, मासूका। अब तुम बताओ, मासूका ये रही, मासूका
ठीक है ना। मासुका 2/5 भाग पूरा करती है, कितना बेटा 2/5 भाग। तो देखो बेटा 45 का 2/5 भाग निकालो। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ वरना इतना बड़ा है नहीं। 5 नाम 45, 9 दूनी 18, तो नहीं 18 काम तो कौन कर लेती है, कौन कर लेती है बेटा, मासुका कर लेती है। बाकी काम कौन करेगी बोलो, बाकी काम करेगी मेलेना। कौन करेगी, मेलेना, ठीक है ना। तो बेटा मेलाने का काम कितना बचा, 18, 45 में से 18 घटा दो बेटा कितना है बताओ, 27 आया। कितना आया, 27। तो 27 काम तो कौन करके जाएगी, 27 काम कौन करेगी, मेलेना करेगी। और 18 काम कौन करेगी, 18 काम करेगी मासुका। ये चीज समझ में आ गई भैया आपके, समझ में आया ना, ठीक है भाई। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। इतना करने के बाद सवाल ये कह रहा है उसके बाद का काम मेलेना अकेले पूरा करती है, सही है ना। ये 18 काम करके चली गई मासुका, बाद का जो 27 काम है वो किसने शुरू किया था, बाकी काम किसने किया था, मेलेना ने किया था। किसने किया था, मेलेना। 27 काम मेलेना करेगी, ठीक है। फिर कहती है इस तरह काम करने पर उसे पूरा होने में 19.5 दिन लगे। अरे भाई सीधा सा बात है, 19.5 दिन लगे तो देख लो, चेक कर लो, वरना 19.5 का यूज यहाँ पे हो नहीं रहा, समझ में आया ना। तो बेटा 19.5 दिन लगे दोनों को काम करने में। कैसे कि 2/5 भाग तो कौन करके गई, मासुका, सही है। और मेलेना ने 27 काम किया, तो ये 18 काम और ये 27 काम, जितने दिन इसमें और इसमें दोनों दिनों को मिला दिया गया तो 19.5 दिन लगे। चलो निकाल के देखे, सही आ रहा है कि 19.5। आप बताओ मुझे यहाँ पे एक चीज आगे पढ़ लो बेटा थोड़ा सा ना, अभी हमें पता नहीं इनकी कैपेसिटी कितनी है वो भी पता करनी है। तो ये देखो, ये कह रहे हैं यदि मासुका मेलेना के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है, मासुका ज्यादा तेजी से काम करती है, मतलब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ मासुका तेज काम करेगी मेलेना से। भाई प्लस प्लस लगा दे, मान लो पहचान कर रहे हैं हम कि कौन तेज कर रहा है, मासुका तेज कर रही है, मैंने इसे पॉजिटिव लगा दिया 2 साइन और, सही है ना। ये एक्स्ट्रा काम करती है, बहुत तेजी से काम करती है, मेलेना से तेज काम करती है, सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समझ में आया ना। अब आप एक चीज बता दो, उनकी कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 5 की है। कितनी है भाई बताओ, 5 की। 5 काम कैपेसिटी है बेटे, एक दिन का काम है ये, सही है ना। तो एक दिन की क्षमता 5 की है या नहीं है, लेकिन आपको स्पष्ट कह रहा है मासुका तेज काम कर रही है, तेज कर रही है। तो आप बताओ अगर मैं यहाँ पे करूं बराबर तो कर नहीं सकता, 2.5 नहीं आया क्या। तो मैं बेटे एक को 3 मान लूं और एक को 2 मान लूं, क्या मासुका तेज कर रही है, मतलब मासुका 3 काम करती है और मेलेना 2 काम करती है। समझ में आया नहीं आया, तो बोलो ये एक दिन काम आया नहीं आया। अगर मैं बताओ अब 3 का भाग दूं इसमें, तो बोलो 6 दिन नहीं लगेंगे क्या, 6 दिन। 6 दिन तो लगे किसको बताओ, मासुका को 18 काम करने में, और 2 का भाग यहाँ दूं तो बेटा 13.5 आ जाएगा। बोलो 13.5 दिन, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो 13.5 दिन लगे किसको, मेलेना को। और अगर मैं इनको जोड़ूं तो बोलो बेटा 19.5 दिन आएगा नहीं आएगा, 19.5 दिन। बोलो सही है नहीं है, तो 19.5 दिन आएगा नहीं आएगा। यानी कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी यही रहनी है, क्षमता यही रहनी है कि मेलेना एक दिन में कितना काम करती है, 3 करती है। मासुका एक दिन में 3 काम करती है, मेलेना एक दिन में 2 काम करती है, सही है ना। अगर वो इस तरह काम करें तो देख लो 19.5 दिन में पूरा 45 काम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। आपसे सवाल में क्या निकलवा रहा है, आपसे सवाल में क्या निकलवा रहा है, आपसे आखिर में कह रहा है तो मेलेना की अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मेलेना को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आप सीधी सी बात है, मेलेना अगर पूरे काम को अकेले करे, मेलेना को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, है ना भाई। यही तो निकलवा रहा है हम सवाल में, यही तो कह रहा है कितना समय लगेगा। तो बेटा बहुत सीधा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। आप बताओ ना टोटल वर्क कितना है, 45 है। इस 45 काम को हमें पूरा करवाना है और वो करवाना है अकेले मेलेना से। और अकेले मेलेना एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम। कितना करती है, 2 काम। तो 2 का दे दो इसमें भाग, पता लग जाएगा कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो कितने दिन लगेंगे, 22.5 दिन। 22.5 दिन, यही हमारा आंसर है। बोलो भाई यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो बेटा बोलो, ठीक है ना। एक बार आप इसे उतार लीजिए, लैंग्वेज मेरी समझ लीजिए मैं कह क्या रहा हूँ, सही है। नहीं आया तो एक बार मैं रिपीट वापस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबराओ ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको रामायण नहीं लिखनी, ये चीज़ आपको इतनी बड़ा छड़ा की नहीं लिखनी, ये मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा ऐसे बताया है, ठीक है। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक बार उतार लीजिए, है ना। उसके बाद मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपको दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है भाई। हाँ देखो भाई एक बार और,
ठीक है। आप जाना नहीं भाई ना, क्वेश्चन अच्छा है, आप इस समझो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो, एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ठीक है, देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट करता हूँ सब कुछ। यहाँ पे सवाल में पहले लाइन क्या कह रही है कि मेलेना और मासुका दोनों काम करती हैं। समझ में आया नहीं आया? दोनों एक साथ काम करती हैं भाई, ठीक है। और दोनों एक साथ काम करती है तो काम को कितने दिन में खत्म कर देती है बताओ बेटा? 9 दिन में। कितने दिन में? बोलो, कितने दिन में खत्म कर देती है? 9 दिन में। बेटा मैं सवाल दोबारा बोल रहा हूँ, देखो फटाफट, है ना, जिसको समझ में नहीं आया। मेलेना और मासुका एक साथ काम करते हुए काम को 9 दिन में पूरा कर लेती हैं भाई। अकेले काम करेंगी दोनों के दोनों 9 दिन में काम खत्म कर देंगी, लेकिन अकेले कर ही नहीं है, दोनों के दोनों एक साथ काम कर ही नहीं रही है, सही है ना। कोई बीच में छोड़ के चली गई, कौन? देखो मासुका। मासुका अकेले काम करना शुरू करती है, ठीक है ना। मासुका अकेले काम करना शुरू करती है, काम का 2/5 भाग करती है। कितना करती है? 2/5 भाग। फिर मेलेना तो चली जाती है। बाकी काम को कौन करेगी? मासुका करेगी। कौन करेगी? मासुका। अब अपन को देखना ये है कि चलो काम तो कर लेंगे हम, कि कौन गया कौन आया वो सब चीज एडजस्ट हो जाएगी। आप तो ये तो देख लो काम करना कितना है हमें। तो उसके लिए आप बताओ दे क्या रखा है आपको? मेलेना और मासुका टोटल वर्क टोटल दिन दे रखे 9 दिन, सही है ना, कि दोनों के दोनों 9 दिन में किसी काम को खत्म कर दी। तो काम हमें नहीं पता तो मान लो आप उसे। अब मानोगे कैसे? थोड़ा ऐसे मानो, 9 का गुणज मान लो। 9 का गुणज तो मैं 90 भी मान सकता हूं, समझ में आया नहीं आया? 45 मान सकता हूं, समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? बोलो, सही है ना। तो मैंने 45 मान लिया। 45 काम है, 45 का 2/5 भाग है, तो 2/5 भाग 45 काम टोटल वर्क मान लिया। मैंने ये भी देख लिया कि 5 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, समझ में आया नहीं आया? सही है ना। सॉरी, ये वाला 2/5, तो 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो भी देख लिया था हमने। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा ऐसे एडजस्ट करना सवाल को, कैलकुलेशन आसान हो। तो बेटा मैंने 45 काम टोटल वर्क मान लिया, तो बताओ इसका 2/5 भाग निकाला, 18 आया। तो 45 में से 18 काम कौन कर लेगी? मासुका कर लेगी। कौन कर लेगी? 18 काम मासुका कर लेगी। तो मेलेना कितना करेगी? 27 काम करेगी। और आपको पता है 2/5 काम करके चली गई कौन? मेलेना। तो 18 काम करके तो चली गई, 45 में से 18 काम चल के मासुका काम करके चली गई, ठीक है भाई। बाकी काम 27 बचा, वो किसको करना था? मेलेना को करना था। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। और जब इन दोनों ने इस तरह काम किया, 18 काम इसने किया, 27 काम इसने किया, तो दोनों को 19.5 दिन लगे काम को खत्म करने में। कितने दिन लगे? 19.5 दिन काम को खत्म करने में लगे, सही है नहीं है? इस तरह काम किया तो। अब लेकिन ये नहीं पता कि इसने कितने दिन काम किया, इसने कितने दिन किया, ये मैं नहीं पता। वो निकाला जा सकता है, एक कैपेसिटी पता लग जाए बस कि मासुका एक दिन में कितना काम करती है और मेलेना एक दिन में कितना करती है। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में बोलो कैपेसिटी कितनी है इनकी? 5 काम करने की। ये तो हमें दे ही रखा है 9 दिन में टोटल काम कर लेती है। तो एक दिन में दोनों की दोनों, एक दिन में दोनों ध्यान रखना, दोनों एक दिन में दोनों की दोनों 5 काम करती है। कितना करती है? 5 काम। और आपसे सवाल में कह रहा है कि मासुका तेजी से काम करती है। अब 5 काम में से मेलेना कितनी करती है, मासुका कितनी करती है, ये हमें नहीं पता। लेकिन सवाल में एक चीज स्पष्ट की गई है कि मासुका तेजी से काम करती है। क्या करती है? तेजी से, यानी इससे तो ज्यादा करेगी मेलेना से। तो 5 को तोड़ दो आप, सही है ना। आधा आधा नहीं तोड़ेंगे, एक को ज्यादा देंगे एक को कम देंगे। तो मैंने इसको कितना दे दिया? 3 दे दिया मासुका को, क्योंकि मासुका तेजी से काम कर रही है। और इसको मैंने कितना दे दिया? 2। ये समझ में आया नहीं है? 3 और 2 बोलो भाई, आगे ना। हाँ, तो अब बेटा 3 का भाग दे दो। तो एक दिन में 3 काम करेगी तो 18 6 दिन में करेगी। 3 का गुणज, सही है, 6 बार भाग दे दो इसमें। ऐसे एक दिन में मेलेना कितना काम करती है? 2 काम करती है। तो 27 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 13.5 दिन। और 13 6 19.5 आएगा नहीं आएगा? जो सवाल में दे रखा है कि 19.5 दिन में काम को खत्म करते। यानी जो मैं मान रहा हूं बिल्कुल सही मान रहा हूं, चेक किया है हमने, चेक किया है। वरना हमें बेटी करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे छोड़ दें सवाल को, सही है नहीं है? अब आप बताओ, वो कह रहा है कि शुरू से लेकर एंड तक सारा काम कौन करे? मेलेना करे, अकेली करे, अकेली मेलेना। तो सारा काम मतलब कितना है? 45। तो 45 काम करवाना है मेलेना अकेले से। और अकेले मेलेना एक दिन में 2 काम करके जाती है। एक दिन में 2 करेगी। तो तुम बताओ ना, 22.5 दिन में काम को कंप्लीट नहीं कर देगी क्या? 2 का भाग दे देंगे। बोलो बोलो, आया नहीं आया? आ गया होगा समझ भाई आपके, नहीं आया? बोलो, ठीक है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ टोटल वर्क बेटा आप कुछ भी मान लो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हाँ, तो बस लैंग्वेज ऐसी मानना कि जिससे सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो, ज़्यादा दिक्कत आए नहीं हमें। दोबारा बताऊँ क्या है भाई, कर लोगे ना? हाँ, एक बार बेटा रिवीजन करके एक बार देख लेना। आप 90 मान के देख लो। क्या मान के देख लो? 90।
दोबारा देखो भाई, आप इस सवाल को छोड़ना ना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक बार और देखो, जैसे मैं लेना मैंने एम आई मान लिया, मासूका एम ए मान लेते हैं, ठीक है। मासूका तेजी से काम कर रही है, लो भाई मासूका तेजी से कर रही है, दोनों मिलकर 9 दिन में काम को खत्म कर देती है। 9 का गुणज में 90 मान लेता हूँ, ठीक है भाई 90 मान लिया। 90 में से 2/5 भाग, 2/5 भाग कौन करती है, मेलेना करती है, मासूका करती है, कौन करती है बेटा, मासूका करती है, मेलेना करती है, ठीक है, जो भी करती है। तो 2/5 भाग करती है, तो 2/5 भाग इसका निकालो, तो बेटा 5 का भाग दो, 5 एकम 5, बोलो 5 अट्ठे 40, 18 18 दूनी 36, तो 36 काम तो ये करेगी, सही है नहीं है। और ये बाकी का काम कौन करेगी, बाकी काम कौन करेगी, मेलेना, मेलेना ही तो करेगी ना। हाँ भाई 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा रुको, ठीक है ना। वो कह रहा है, हाँ मासूका अकेले काम करना शुरू करते, ठीक है, मासूका का काम है, किसका है, मासूका का। तो मासूका 2/5 भाग पूरा करती है, तो मासूका 90 का 2/5 भाग 36 आ गया। बाकी काम कौन करेगी, मेलेना करेगी। मेलेना बोलो कितना काम करेगी, बाकी काम 90 में 36 घटाओगे 54 आया, तो 54 काम कौन करेगी बताओ, मेलेना करेगी, सही है। अब आप बताओ यहाँ पे अगर मैं 9 का भाग यहाँ दूं तो दोनों काम 9 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 10 काम करेंगी, सही है ना। अब 10 काम करेंगी तो मैं कैपेसिटी निकाल लेता हूं। तो मैं ये तो कहूंगा नहीं कि मासूका 5 काम करती है, मेलेना भी एक दिन में 5 करती है, 5 और 5 10 आ जाएगा, नहीं, बराबर कैपेसिटी थोड़ी है, एक की ज्यादा है और एक की क्या है, कम है। तो कम है तो तुम बताओ कम किसकी है, मेलेना की। तो मेलेना की कम है तो मेलेना यहाँ पे है, तो तुम बताओ 5 ना दे के मैं इसको 4 दे देता हूँ, इसको 6 दे देता हूँ, दोनों जोड़ के 10 आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो सही है नहीं है, ठीक है भाई सही है ना। तो बताओ एक दिन में कितना काम करेगी, 6 काम, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 13.5, 13 6 19.5 आया नहीं आया, तो 19.5 दिन सवाल में दे ही रखा है। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, हमारा सवाल बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो चल रहा है। अब अकेले वो कह रहा है, मैंने मुझे कैपेसिटी का पता लग गया कि इसकी कैपेसिटी 4 रहनी है और इसकी कैपेसिटी कितनी रहनी है, 6, यानी एक दिन में 4 काम करेगी, ये 6 काम करेगी। आपसे कह रहा है मेलेना शुरू से एंड तक यानी इस 90 काम को मेलेना अकेले करे, अकेले, तो अकेले एक दिन में 4 काम करती है, तो 4 का भाग दे दो बोलो बेटा, 4 दूनी 8, बोलो 1 हासिल 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 22.5 दिन आए नहीं आए बताओ, बोलो वही सवाल नहीं है कहिए, वही है, ठीक है ना। तो आप कैसे कर लेना, आप थोड़ा सा सवाल को, लैंग्वेज को समझना, नहीं आए तो बार बार देखना आप इस चीज़ को, ठीक है। तो सवाल छोड़ना नहीं हमें, कभी तुम सोचो यार कितना बड़ा सवाल है, देखी जाएगी, समझ में आ रहा है ना, क्या देखी जाएगी, कुछ नहीं देखना, हमें सवाल करना है, बस बात ये है कुल मिला के, ठीक है। हाँ इसलिए मैंने इस सवाल में इतना टाइम दे दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ हमें सवाल नहीं छोड़ने, कुल मिला के नहीं छोड़ने तो नहीं छोड़ने, ठीक है। हाँ तो आप प्रत्येक सवाल पर नज़र रखोगे, चाहे वो एडवांस मैथ का हो, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे किसी भी एक्सरसाइज का हो। आपको बस एक चीज़ गांठ बांध लेनी है कि हमें करना है करना है करना है। जैसे तुम सोचते हो ना, तुम ये भी तो सोचते हो छोड़ो छोड़ो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं देखी जाएगी। अरे अब तो तुम इतना सोच लेते हो, नेगेटिव इतना सोच लेते हो कि देखी जाएगी देखी, इसकी जगह तुम ये सोचो ना यार देखी जाएगी क्या, हम करके रहेंगे, सही है नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आज समझ में नहीं आएगा तो कल तो आएगा, ठीक है, कभी तो आएगा, लेकिन देखने का प्रयास तो करो। अब देखते ही सवाल को देखते ही चलो आगे चलते, अरे हम बता तो रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो करो। मैं 2 बार 3 बार बता रहा हूँ सवाल को, तो इसमें क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी लैंग्वेज समझ में आ सके, समझ में आया ना, ठीक है। तो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा डट नहीं सकते क्या, है भाई, ठीक है। अब पहले ही मन में बना के बैठ गए कि भाई नहीं आएगा हमारे समझ में, सही हमसे नहीं होगा ये सवाल, हमसे ऐसा सवाल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये चीज़ बैठाने की बजाय आप ये सोचो ना कि यार गुरुजी इतनी मेहनत करा रहे, बैठा रहे हैं कि भाई सवाल होगा होगा, तो तुम ये सोच के भी चलो यार चलो होगा या नहीं होगा, एक बार देख तो लेते हैं, इतना तो करो कम से कम। समझ में आया नहीं आया, हाँ तो बाकी आपकी मर्जी है, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको सवाल छोड़ने नहीं है। ऐसे छोड़ते गए तो सवाल पता नहीं कौन सा कहाँ छूट जाएगा, क्योंकि ये तो छूटेंगे ही छूटेंगे, और कुछ छोटे मोटे सवाल भी गलत हो ही जाते हैं, हमसे हम कितना ही प्रयास करें फिर भी एक आध सवाल में गड़बड़ हो ही जाती है, कभी ऑप्शन गलत लग जाता है, कभी क्या गलत लग जाता है, तो ऐसे नहीं पड़ेगी बाहर भाई, समझ में आया ना। हाँ तो आपको वैसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी ये चीज़ काम आएगी कि कितने बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है, कितनों ने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया। 100 में से अगर इस क्वेश्चन को 5 बच्चे करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में इसके नंबर आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाले हैं, समझ में आया ना, है ना। और एक क्वेश्चन को 100 में से 90 बच्चे करते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन उसमें नंबर नहीं बढ़ता, क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ तो कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है ना। आपको छोड़ना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, है ना 95। चलो
95 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है। ठीक है भाई, जिन पर क्रम से दर 4, 5 और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है, तो उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए। तो देखो भाई, आप एक बात बताओ, यहां पे सवाल क्या कह रहा है, अपने पास 3 बैंक है। कितनी बैंक है बेटा? 3 बैंक है। देखो बहुत इजी सवाल है, सब कुछ आपको करा रखा है वैसे मैंने, ठीक है ना। ये 3 बैंक है, ये 3 बैंक है ना। इस पर जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट है? 4% है। इस पर ब्याज की दर 5% है। इस पर ब्याज की दर 6% है। कितनी परसेंट है? 6%। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आर है, दर है। क्या है बेटा? दर है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, दर है तो समझ में आया ना। समय समान है सबके लिए, टाइम क्या है? समान है। टाइम समान है तो टाइम कांस्टेंट हो गया, समझ में आया ना। और वो कह रहा है आखिरी में ब्याज समान मिलता है। ब्याज क्या मिलता है? समान। तो ब्याज अगर समान मिले, ब्याज समान मिलता है, बोलो। और आपने धन को किसको बांटा है? आपने 3,70,000 को बांटा है। कुल धन आपका ये है 3,70,000 रुपए, ठीक है ना। इस धन को 3 टुकड़ों में बांटा है, 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों 3 बैंकों में जमा करा दिया। तो इसमें से कुछ धन पर तो 4% ब्याज मिल रहा है, कुछ पर 5%, कुछ पर 6%। लेकिन आपने ये धन जमा इस तरह करा है, 3 भागों में इस तरह तोड़ा, इस धन को आपने इस तरह तोड़ा है कि जब मैं इनका ब्याज निकालूंगा तो लास्ट में जब 2 साल के लिए रहे, 3 साल के लिए रहे, समय चाहे कितने साल के लिए रहे, ठीक है ना, इनका ब्याज समान मिलेगा सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया आपके? बोलो भाई, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्याज समान है तो आपको पता है ब्याज, एक बार देखना बेटा साइड में देखो, यहां पे ब्याज बराबर होता क्या है? ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो 100 कांस्टेंट टर्म्स नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई, है ना। ऐसा ही क्या है, इक्वल है सबके लिए, साधारण ब्याज समान है ना, इसकी बात नहीं कर रहे हम। प्रिंसिपल से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा क्या? प्रिंसिपल में भी 3 भागों में बांटा ही नहीं है ना, 3 भागों में, अलग अलग हिस्सों में 3 भागों में बांटा है ना। समझ में आया नहीं आया? 3 बैंकों में बांटा है। आर और रेट इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा, टाइम से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल से फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अलग अलग है सबके लिए। समझ में आया ना। लेकिन ब्याज समान है। क्या समान है? ब्याज समान है। और वही तो हमें निकालना है कि उनका कितना धन, कितना कितना रुपए जमा कराया है। तो प्रिंसिपल हमें चाहिए भाई, समझ में आया नहीं आया? प्रिंसिपल चाहिए। तो मतलब टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम सबके लिए समान है। टाइम का सबके लिए क्या है? समान है। तो टाइम से कोई फर्क नहीं, रेट से फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेट सबके लिए अलग अलग है। समझ में आया नहीं आया? ये भी कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साधारण ब्याज सबके लिए क्या प्राप्त हो रहा है? समान प्राप्त हो रहा है। क्या समान प्राप्त हो रहा है? साधारण ब्याज सबके लिए क्या समान प्राप्त हो रहा है? समान प्राप्त हो रहा है। सही है नहीं है? अगर मुझे धन चाहिए तो तुम बताओ, आर गुणा में इधर आया, भाग नहीं चला जाएगा क्या? भाग नहीं चला जाएगा क्या? तुम बताओ। यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक है, मान लो अभी एक बचा, ये ऐसा ही भी हटा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, चाहे ऐसा ही लिख लो आप, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आर निकालनी है, तो पी गुणा में तो इधर भाग नहीं चला जाएगा क्या? बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है क्या? सही है ना। और लेकिन मुझे धन निकालना है, पी निकालना है, तो बोलो आर इधर गया तो भाग में चला जाएगा, तो 1/r नहीं हो जाएगा क्या? तो बेटा कहने का मतलब ये है कि धन का रेशो रेट का क्या होगा? रेट का क्या होगा? रेट का अपोजिट होगा। रेट का क्या होगा? अपोजिट। जो धन का रेशो है वो रेट का अपोजिट होगा। ये समझ सकते हैं हम, यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन आप मत समझो, ना समझो तो ऐसे, ठीक है ना। हाँ, मैं आप इस चीज को यहाँ पे समझा रहा हूँ, हमने खूब अच्छा समझा भी है कि जब ब्याज समान हो, तो ब्याज समान हो तो ब्याज हमारा कैसे निकलता है? ब्याज का रेशो कैसे निकलता है? ब्याज का रेशो निकलता है दर गुणा समय से। किससे निकलता है बेटा? दर गुणा समय से। समझ में आया नहीं आया? किससे निकलेगा? दर गुणा समय। लेकिन समय कांस्टेंट है, तो यही हमारा ब्याज हो जाएगा 4, 5, 6। ये समझ में आया नहीं आया? एक चीज बता दो एक बार आप, जब ब्याज समान हो तो जो दर का रेशो है और दर गुणा टाइम, तो बेटा ब्याज समान हो तो आर गुणा टी से, दर गुणा समय से हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ब्याज। ठीक है ना। कभी भी सवाल है तो रेशो में तोड़ लूंगा मैं, तो रेशो हमारा आर और टी होगा, दर गुणा समय। लेकिन समय सबके लिए समान है, तो समय को लिखने की आवश्यकता में है नहीं। समझ में आया नहीं आया? कितना भी हो, कांस्टेंट टर्म्स है, तो आर जो दे रखी है, समय तो है नहीं, तो आर का आर ही हमारा आंसर ही ब्याज है। लेकिन हमें ब्याज नहीं निकालना, ब्याज नहीं निकालना, हमें इसको धन में तोड़ना है कि किसको, पहले वाले को कितना धन दिया है, दूसरे को कितना दिया है, तीसरे को कितना दिया है। तो मुझे यहाँ पे बेटा धन का रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए? धन का। और धन का रेशो चाहिए तो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि धन का रेशो प्रिंसिपल,
धन का रेशो ब्याज का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, सॉरी दर का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो दर तुम्हारी ये है तो इसको व्युत्क्रम हो गया, यानी ब्याज का उल्टा हो जाएगा। तो 4 का उल्टा 1/4 होगा, सही है ना। तो 1/4 ये है, 1/5 ये है, 1/6 ये, एलसीएम लेके कर लेंगे सवाल को। तो मैं इस चीज को ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ, अनुपात अनुपात पढ़ चुके हैं। अगर मुझे ये वाला चाहिए, इसका मान चाहिए, तो 5 6 की 30 लिख दूँ क्या, 5 6 की 30, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। मुझे ये वाला सेकंड का रेशो चाहिए धन का, तो बोलो 4 और 6 बचा, 5 को छुपा लो, 4 6 की कितना आया, 24 आया, और 6 को छुपा लो, 5 चौके कितना आया बेटा, 20 आया। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। तो मुझे रेशो निकालना है, तो मैं काट लूँ यहाँ से 2 से सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 से ये कट गया 12 बार, और 2 से ये कट गया 10 बार। तो ये बेटा आपका आ गया 15 12 10 का रेशो। अब आप कोई सा भी निकाल लो, ठीक है ना। अब आप बेटा कोई सा भी निकाल लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या निकाल लो, कोई सा भी निकाल लो। तो आप एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, इस रकम को 15 12 और 10 के रेशो में तोड़ दो, ठीक है। हमें तीनों का निकालना पड़ेगा, तो पहले वाले का निकालो। तो तुम बताओ यहाँ पे कर लोगे, 3,70,000 है, ठीक है। बोलो 3,70,000 है, पहले वाले भाग का मैं मान निकाल लेता हूँ, 3,70,000 है। तो बताओ बेटा यहाँ से टोटल कितना है, बोलो जोड़ो यहाँ पे, 10 20 30 37 नहीं है क्या, 37। किसका निकालना है, इस पहले वाले का निकालना है, तो 15 से गुणा, किससे गुणा, 15 से। तो 37 से ये एक बार कट गया, और 4 0 ये आ जाएंगी, तो 4 0 में यहाँ लगा दो, तो पहले वाले का निकल जाएगा, पहले वाले का। तो पहले वाले का निकल गया, 15 के आगे कितनी जीरो बेटा, 4 0। समझ में आया नहीं आया। तो 1,50,000 रुपये जमा कराए, इसमें से 3,70,000 में से पहले वाले का। तो पहले वाले का इतना धन जमा किया है पहले वाले का। तो दूसरे वाले का वही 4 0 यहाँ लगा दो, 4 0 ही तो चिपकानी है। बोलो भाई, एक का मतलब 37 बराबर 3,70,000 के, तो 1 बराबर 10,000 के, 1 बराबर 10,000 के, तो 15 बराबर 15 गुणा 10,000 है ना, 12 बराबर 12 गुणा 10,000, ठीक है। और ये बराबर 10 गुणा बराबर 10 गुणा 10,000। ये ऑप्शन देख लो, तो पहला ऑप्शन ही देख लो ना, 15 किस में, तो ऑप्शन बी आंसर, 1 में ये 15 है ना। भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, कहीं प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 1,20,000 और ये 1,00,000। समझ में आया नहीं आया। तो ये तुम्हारा धन इस प्रकार तुम इसी में जमा कराओगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई भाई, बताओ, ठीक है। निकाल लोगे ना बेटा, सब निकाल लोगे ना, ठीक है। तो ये सीधा सा है। अब एक सवाल और बनता है यहाँ पे, अगर इस सवाल में वो ऐसे कह देता कि मिश्र धन समान प्राप्त हो, बता देता हूं मैं यहीं पे ही, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, हम साथ साथ कर रहे हैं तो बता देता हूं इस चीज को भी। देखो बेटे, यहां तो ब्याज समान है, 2 कंडीशन बनती है। एक बार तो क्या करता है कि धन को इस प्रकार बांटता है कि ब्याज है जो समान मिले, क्या समान मिले, ब्याज, सही नहीं है। और कई बार वो ऐसे बांटता है कि क्या समान मिले, मिश्र धन समान मिले, यानी अंत में जो रकम मिले वो समान मिले सबको, सही है नहीं है। ब्याज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रकम है जो लास्ट में जब रकम 3 साल बाद 4 साल बाद रकम निकल के आएगी, सबको बराबर बराबर मिले, ऐसे बांट सकता है। उसे मिश्र धन कहते हैं कि उसमें ब्याज जुड़ के आता है मूलधन में। तो उस स्थिति में आप बताओ ब्याज का रेशो कैसे निकालोगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, मिश्र धन होता है मूलधन गुणा मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। देखो मूलधन तो हम 100 मानेंगे और ब्याज यहां से निकलेगा, तो ब्याज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 प्लस 5 है, यहाँ पे 100 प्लस 6 नहीं है। तो यहां से जब मिश्रधन समान हो, क्या समान हो, मिश्रधन समान हो, मिश्रधन समान हो, मिश्रधन समान हो, तो ब्याज का रेशो कैसे निकलेगा। तो ब्याज का रेशो निकलेगा बेटा 100 प्लस RT से, 100 प्लस RT से। तो टाइम तो है तो कांस्टेंट है, टाइम तो रेट ही है, तो हम जोड़ देंगे 104 105 106, अगर मिश्रधन समान होता तो, ठीक है। तो ब्याज का रेशो आ गया, फिर धन का रेशो निकाल लेते। समझ में आया ना, क्लियर है क्या, बताओ भाई एक बार, ठीक है ना। तो इस तरह हम सवालों को कर लेते हैं ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल मिश्रधन समान हो तब भी बनता है, ठीक है भाई, क्लियर है क्या। हाँ, आपने पढ़ा हुआ है, सब कुछ आपको बता रखा है, कहीं घबराने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। हम धीरे धीरे सवालों को कर ही रहे हैं, आप घबराओ ना, है ना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो भाई, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया बेटा 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए एक बार, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, देखो, ठीक है। तो बेटा 96 देखो, फटाफट देखते हैं 96 क्वेश्चन। ये कह रहा है 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x बराबर 11, ठीक है। और कुछ टर्म्स दे रखी, कंडीशन दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है वैसे तो, ठीक है। इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। हाँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई देख नहीं। आपको x का मान चाहिए बेटा, तो x का मान बताओ, x का मान क्लियर है। तो बेटा किसका मान निकालना है, x का मान, ठीक है। तो बेटा या तो आप इसे ऑप्शन से कर लो,
किससे कर लो, ऑप्शन से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। या फिर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो एक बार सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। मैं आप बताओ इस 8 को मैं ऐसे तोड़ दूं क्या, मैं ऐसे लिख दूं sec स्क्वायर x प्लस 7 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर x बराबर 11। आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूँ 8 sec स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे तोड़ दूं sec स्क्वायर x प्लस 7 sec स्क्वायर, यानी 8 को मैं 1 sec स्क्वायर x अलग कर लेता हूँ, 7 sec स्क्वायर x अलग कर लेता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसे इसलिए किया है कि मैं यहाँ से 7 कॉमन ले सकता हूँ फिर, सही है नहीं है, ठीक है ना। कॉमन क्यों लेना अभी पता लग जाएगा। देखो बेटा sec स्क्वायर x इसे तो ऐसे ही रहने दो, ये 7 में अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। बोलो बचेगा नहीं बचेगा, बराबर कितना है 11। अब बोलो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो तुम बताओ 1 होती है तो यहाँ पे 7 है प्लस ये क्या है बताओ, sec स्क्वायर x है, बराबर कितना है बताओ 11 है। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब आप एक चीज़ बता दीजिए मुझे, यहाँ पे 7 7 एकम 7 7 इधर आए तो माइनस का, तो sec स्क्वायर x 11 में से 7 गया तो बोलो 4 नहीं बचेगा क्या, 7 इधर आएगा माइनस का, 11 में 7 गया 4 बचे, sec स्क्वायर x बराबर कितना है 4 है। अब तुम बस ऐसी वैल्यू देखो कि किसका मान रखूँ मैं, कि 4 है तो इधर भी 4 हो जाए। तो बेटा x बराबर 60 डिग्री रखोगे, क्या रखोगे 60 डिग्री, तो x बराबर 60 डिग्री रखोगे तो sec 60 का मान 2 होता है, कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 60 डिग्री है, यही आंसर है हमारा, सही है ना। बोलो भाई कहीं प्रॉब्लम है तो, यानी हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन में मैं अगर 60 डिग्री रखता हूँ, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री रखते हैं, समझ में आया नहीं है। तो 60 डिग्री रखोगे तो हम इसे 60 डिग्री वैल्यू रख के फिर इसको देखेंगे तो इधर 11 है तो इधर भी 11 बन जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है भाई, कर लोगे ना। तो या तो बेटा ऐसे ऑप्शन से करना, या फिर आप इसे थोड़ा ऐसे सोच के करना, क्लियर है नहीं है, कर लोगे ना। हाँ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो ऑप्शन में रख के देखना, ठीक है ना। जो जो वैल्यू रखी हुई है 90, यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है 90 45 60 30, तो 60 हमारा आंसर है फिलहाल, ठीक है। तो आप ऑप्शन रख के देख लेना अगर आपके समझ में नहीं आया तो। नहीं आया, मैंने 8 sec स्क्वायर x को बेटा sec स्क्वायर x 1 में तोड़ दिया, प्लस 7 sec स्क्वायर x में माइनस 7 tan स्क्वायर x, सही है ना। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए तोड़ा है 7 कॉमन आ सके, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, सही है ना। बोलो भाई, और ऐसे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्लियर है। तो ये चीजें कुछ कंडीशन है ना, कुछ फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे 1 बन गया तो ये 7 हो गई, इधर आ गया तो ये एक टर्म्स आ गई, इसमें हमें वैल्यू रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगर आपके समझ में नहीं आया तो बेटा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर देख ले भैया ना, सही है नहीं है। तो अच्छा थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कहीं घबराने की आवश्यकता आपको है नहीं, छोड़ के ना जाओ, है ना, सारा चीज़ देखा करो, ठीक है। अब की बार आप बता दो अगल बगल सबको, ठीक है ना। हाँ कि भाई अब की बार हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं ना, सही है ना। अब की बार हमें सिलेक्शन चाहिए, अब की बार हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 97 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो, एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, क्या है बेटा 21 सेंटीमीटर है, इसके आधार की भुजाओं का अनुपात 8 15 17 है, यदि तीनों पार्श्व पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन सेंटीमीटर में प्रिज्म का आयतन बताओ। तो घन सेंटीमीटर में किसका आयतन बताना है भाई, प्रिज्म का आयतन बताना है। देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब पहले तो आप बताओ यहाँ पे प्रिज्म पिरामिड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। हाँ तो भाई देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज है, अब पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई, मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो बेटा एक बार पढ़ लेना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप एक समकोण त्रिभुज में मान ली ये है ना, समकोणिक प्रिज्म है बेटा, क्या है समकोणिक प्रिज्म है, जिसके आधार की जो आधार है, देखो यहाँ पे दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, एक समकोण प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। अब तुम ये 21 सेंटीमीटर इसको मत लगा देना भाई, सही है ना। ये प्रिज्म है, प्रिज्म किसे कहते हैं आप बताओ पहले एक बार। ये बेटा प्रिज्म अपन उसे कहते हैं जो आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल के समान हो। समझ में आया नहीं आया, वो प्रिज्म होगा, वो क्या होगा प्रिज्म होगा, समझ में आया ना। जैसे बेटा अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, ऐसा
यह आकृति बन रही है शेप, ठीक है। आधार में एक त्रिभुज है, ऐसे ही ऊपर भी एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये प्रिज्म होगा, क्या होगा, प्रिज्म होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ भाई बोलो समझ में आया नहीं आया। एक बार मैं एक मिनट है ना, आपको मैं प्रिज्म बता ही देता हूँ भाई, ठीक है। देखो 1 मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको, है भाई। देखो आपके लिए प्रिज्म लेके आया मैं, हाँ ये रहा प्रिज्म। ये क्या है बेटा, प्रिज्म है। ये क्या है, प्रिज्म है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको प्रिज्म है, बिल्कुल प्रिज्म है, ठीक है। तो देखो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, ये देख लो भाई, देख रहा है, बताओ बताओ बताओ, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दिख रहा है ना, बोलो। ए नहीं दिख रहा, अब देखो, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, हाँ। तो ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म है तो बेटा ये प्रिज्म वास्तव में ऐसे नहीं, प्रिज्म ऐसे है, ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे दिख रहा है क्या। अब आधार में एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको आधार में एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ऊपर भी एक त्रिभुज है बेटा, ऊपर भी त्रिभुज है, सही है ना। मेरा कहने का मतलब ये था, प्रिज्म हम कहते उसे ही है जो आधार का क्षेत्रफल, जो एरिया आधार में है वही एरिया ऊपर हो, सही है ना। आधार में त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज होगा, यहाँ आयत है तो यहाँ भी आयत होगा, यहाँ वर्ग है तो ये वर्ग होगा, तो वर्गाकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, सही है ना। त्रिभुजाकार प्रिज्म कैसा भी है, जैसे शेप होगी वैसा ही बन जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं जिससे आपको सवाल समझ में आ सके, ठीक है। तो त्रिभुज है, तो अब की बार यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है, समकोणिक। समकोणिक का मतलब आधार में एक समकोण है तो ऊपर भी एक समकोण है, सही है नहीं है। अब इसमें यहाँ समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे जिसकी लेंथ वो दे रहा है, जिसका रेशो दे रहा है, क्या दे रहा है बेटा, रेशो दे रहा है। कितना दे रहा है कि वो ये कह रहा है आधार की भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 है। तो देखो आम ये समकोणिक त्रिभुज है, नीचे समकोणिक त्रिभुज है, मैं ये तो बना नहीं सकता ना यहाँ पे, तो समकोणिक त्रिभुज है तो 8, 15, 17 है, तो मैं मान लेता हूँ ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, ये रेशो है। ये बात ध्यान रखना, क्या है ये रेशो, 8, 15, 17 का क्या है, रेशो है। ये समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई, ठीक है ना। तो 8, 15, 17 मान लेते हो, समकोणिक त्रिभुज मान लो, ये 8 है, ये 15 है, 17 मान लो। समझ में आया नहीं आया। तो आप एक चीज बताओ, वो कह रहा है हाइट 21 है, तो बेटा हाइट मैं बताना चाहता हूँ आपको, हाइट क्या है। हाइट ये है 21 है ना। कभी आप इसे हाइट बता दो, समझ में नहीं है आपके। तो ये 8, 15, 17 नीचे है, ये हाइट है हमारे पास। क्या है हाइट, बहुत अच्छी तरीके से क्लास में हमने ऑफलाइन क्लास में आयतन वॉल्यूम पढ़ा है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रिज्म और पिरामिड बहुत बेसिक तरीके से बताया है ना। मुझे नहीं लगता कि जो पढ़ लिया जिन्होंने भी, ठीक है ना, उनके समझ में नहीं आ रहा हो, आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी मैं बेटा समझ में जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत आ रही होंगी समझ में कि ये आधार में है, आधार में 8, 15, 17 है, लेकिन ये रेशो में एक बात ध्यान रखना, अगर रेशो में तो मैं मान के चलूंगा कि ये 8x है, ये 15x है, ये 17x है, ठीक है ना। हमें ये माननी पड़ेंगी भुजाएं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो थोड़ा कंफर्म करने के लिए ये चीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। समझ में आया ना, तुक्का नहीं मारना कि 8, 15, 17 कोई भुजा मान लो, 8, 15, 17 को बिल्कुल भुजा मान लेंगे अगर x का मान 1 आया तो, लेकिन हमें क्या पता 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो ये कंफर्म करना पड़ेगा हमें बेटा। क्या करना पड़ेगा, कंफर्म। अगर 1 आया तो तुक्का लग गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 आया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सही है नहीं है। इसलिए आप एक चीज देखो, आपको सवाल में आगे क्या कह रहा है, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। आपसे सवाल में आगे कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात तो ये है, ठीक है, आधार की भुजाओं का अनुपात 8, 15, 17 दे रहा है, सही है ना। और प्रिज्म की ऊंचाई दे रहा है, वो मैं आपको लिख ही दिया पहले ही, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई आपको दे दी बेटा। प्रिज्म की ऊंचाई दे रहा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां लिख लेते हैं इस चीज को, प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक है ना। यदि तीनों पार्श्व पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्श्व क्षेत्रफल है, ये विशेष ध्यान रखना। पार्श्व कुल क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा पार्श्व क्या होता है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले देखना CSA है ना, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, समझ में आया ना, उसे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर है क्या, है ना भाई, सही है नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, ठीक है ना। तो पार्श्व कवर्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, कवर्ड सरफेस एरिया ये होता है
वापिस आ जाओ यहाँ पे, देखो ये वाला भाग, नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये तीन साइड वाले, ठीक है ना। तो जो साइड वाला हिस्सा है ना, साइड वाला हिस्सा, इसे सरफेस एरिया बोलते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया। यानी कवर्ड सरफेस एरिया में नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग इंक्लूड नहीं होता, काउंट नहीं होता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग काउंट नहीं होता है, वो ये क्या कहलाता है? कवर्ड सरफेस एरिया कहलाता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें नीचे वाला भाग भी हो, ऊपर वाला भाग भी और कवर्ड सरफेस एरिया भी हो। ये चीज क्लियर है? बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आ गया आपके। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे 840 दे रखा है, तो हम इसका उपयोग करके इसके x की वैल्यू निकालते हैं बेटा, है ना। 840 दे रखा है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या होता है? तो बेटा प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा है क्या, कि आधार के परिमाप को किससे गुणा कर दो? हाइट से। तो क्या निकल जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेटा मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं, आधार के परिमाप को, आधार का परिमाप गुणा हाइट, ठीक है, बराबर 840। अब आधार में 8x 15x, x मान लेना बेटे, यहाँ x मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये निकालना पड़ रहा है ना, x की वैल्यू निकालनी पड़ रही है हमें, आधार का परिमाप। तो बोला 8x 15x और 17x, तो आधार का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग कर लें, 8x 15x प्लस 17x, और गुणा कितना है बताओ बेटा? 21, बराबर कितना है? 840। काटे 21 से, 21 चौके 84, 40 आ गया, आया नहीं आया 40? 21 चौके 84, 0 आ गया, 40 आ गया। तो 8 15 17 को जोड़ो तो बोलो कितना आ गया बेटा? 15 8 कितना हो गया बताओ? 15 और 8 23 हो गया, 23 और 17 40 हो गया। तो 40x बराबर 40x बराबर 40, तो x बराबर 1 आ गया। बहुत बढ़िया बात है, x बराबर 1 आ गया। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आधार 8 ही हो जाएगा, 8 एकम 8, ये 15 ही हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो रखे नहीं रखे, या 17 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। यानी कुल मिला के जो रेशो दे रखा है वही भुजाएं हैं, वही एक्चुअल भुजाएं। समझ में आया ना? अगर यहाँ x का मान 2 आ जाता तो बेटा भुजाएं चेंज हो जाती, इसलिए हमने कंफर्म किया है। कभी आप सोचो, ध्यान रखना, आप उल्टे सीधी चीजें मत करना कि शॉर्ट में बता दी चीज, किसी ने बताई नहीं रहा, आपने फटा दी, आंसर लगा दिया। समझ में आया ना? वरना अगर मुझे इसका पता होता, मुझे पता होता कि आधार में भुजाएं 8 15 17 ही हैं, 8 15 17 आधार की भुजाएं हैं, तो हम डायरेक्ट आयतन निकाल देते। हमें आयतन ही तो चाहिए इसका। और आपको पता है प्रिज्म का आयतन कैसे निकलता है बेटा, मैं यहाँ बताता हूँ। तो देखो प्रिज्म का आयतन निकालना, हमें प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है। तो प्रिज्म का आयतन कैसे निकालेंगे? तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है? तो प्रिज्म का आयतन होगा बेटा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, और गुणा हाइट, गुणा ऊंचाई। तो आधार में कैसा है? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई गुणा हाइट, ये वाली 21 वाली, ठीक है। तो बेटा 1/2 तो यहाँ पे है ही। आधार बोलो, आधार क्या है? तो आधार 8 मान लो, है ना। ऊंचाई कितनी है? 15 है, ये वाली 15, ठीक है, बोलो। और हाइट कितनी है? 21 है। प्रिज्म की हाइट पूछ रहा है, प्रिज्म की हाइट 21 है, ठीक है। इसे कर लेते, बोलो ये 4 आया, 4, ठीक है। 15 चौक कितना हो गया? 60, 0 6 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बोलो भाई कहीं दिक्कत है तो? अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या रामायण कर दी सर ने, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा सा वैसे सोचो, तुक्का मार के देखो, तो मैं थोड़ा सा ऑप्शन से भी करके देखूँ सवाल को, तो कैलकुलेशन हो सकती है आसान। कैसे? कि मैं मान के चलूँ कि ये चीज़ मैं ना करूँ, ये ना करूं, हम ये नहीं करें, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये नहीं करें, तो x का मान या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, सही नहीं। इतना बड़ा तो नहीं होगा जो हम कर ना सके, सही ना। कैलकुलेशन या तो 1 2 3 में से कुछ ऐसे मिल जाएगा आपको। तो मैं अगर 1 देखता हूं तो 8 15 17 ही बनेगा। समझ में आया नहीं है? तो मैं मान चलता हूँ x का मान अगर 1 ही है तो 8 15 17 ही मान के चलूँ, और 8 15 17 से मैं कैलकुलेशन देखूँ 1260 ऑप्शन में है या नहीं है। 2 रख के देखो तब भी आयतन वॉल्यूम कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन आप ये चीज सोचो, अगर x का मान 2 आ गया गलती से, तो वो ऑप्शन में नहीं रखेगा कि उसको ऑप्शन में रख सकता है। समझ में आया ना? तो ये चीजें गलती हो जाएंगी आपसे, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा निकाल ही लेना, ठीक है। कंफर्म कर लेना कि वास्तव में x की वैल्यू 1 ही आई है क्या। बोलो भाई क्लियर है क्या? ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? प्रिज्म वाला क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, पर फिर भी बताओ आपके समझ में आया नहीं आया। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है ना। तो बेटा प्रिज्म होता क्या है? तो प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है, ठीक है ना। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म हम उसे कहते हैं जिसके आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल के समान हो। तो बेटा ये जो मेरे पास मार्कर है, ये भी एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। नीचे वाला भाग एक सर्किल है, ऊपर भी एक सर्किल है, तो दोनों का एरिया समान है, तो ये वाला प्रिज्म है। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड वो होता है क्या, जैसे ये त्रिभुज है,
तो आधार में ये आकृति है, इनके जो शीर्ष हैं तीनों शीर्षों को किसी में एक बिंदु से मिला दो। कहाँ मिला दो भैया? एक बिंदु से। ठीक है ना, मैं थोड़ा सी ऐसे बना देता हूँ, है ना भाई, ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा अपन, जैसे मैं ऐसे बना देता हूँ इसे। ठीक है ना, इन तीनों के शीर्षों को जैसे मैं मान लीजिए बना देते, मैंने यहाँ पे ए बना दिया। ठीक है, ये ऐसे बना दो। ठीक है ना, कोई भी आकृति ले लो, उसके तीनों, जैसे मैंने ये वर्ग बनाया है ऐसे, है ना। अब ये तुम बताओ, यहाँ पे जैसे आयत वर्ग चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के शीर्ष है, ये शीर्ष है चतुर्भुज के शीर्ष, इनको एक बिंदु से मिला दो ऐसे, एक बिंदु से, है ना, ऐसे तार से बांध दो। तो ये बेटा ये आकृति पिरामिड की है। किसकी है? पिरामिड की है। तो ये चतुर्भुजाकार पिरामिड है ना, ऐसे त्रिभुजाकार पिरामिड होगा। समझ में आया नहीं आया? तो लेकिन मैं प्रिज्म की बात कर रहा था, प्रिज्म ऐसा नहीं बनता, प्रिज्म ऐसा बनता है जो आपको मैं थोड़ी देर पहले प्रिज्म दिखाया ही था। क्या किया था मैंने आपको? प्रिज्म दिखाया था। बोलो दिखाया था नहीं दिखाया था? प्रिज्म में क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल ऊपर वाले भाग के क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट। समझ में आया ना? अब आधार में एक त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया ना? तो जैसा आधार होगा वैसे ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन हमारा बेसिक फॉर्मूला यही होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, आयतन, वॉल्यूम। किसका? प्रिज्म का। किसका? प्रिज्म का। ठीक है, और उसका पार्श्वपृष्ठ होगा आधार का परिमाप गुणा हाइट। क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, तो आप देखना, सेशन को अच्छी तरह देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया आपको। ठीक है भाई, सारी चीज़ें अच्छी तरह आपको समझनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ समझनी है छोड़ दो, कर लो, छोड़ना नहीं है भैया आपको। सही है, एक चीज़ गांठ बांध लो कि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें सारे क्वेश्चन समझने हैं। सही है ना? हाँ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ काम आ जाए, कौन सी लैंग्वेज, क्वेश्चन के अंदर कोई लैंग्वेज ऐसी है कि जो किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए। इसलिए आप भाई सारी चीज़ें सही तरह करके देखो, रिस्क ना लो। ठीक है, मैं तो आपसे यही कहूँगा। आपको ये सेशन कैसा लगा? ठीक है, एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है भाई, है ना? तो बेटा जय हिंद, बाकी हम कल मिलते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, है ना बेटा? ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।